कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कनिष्क देर रात घर आया। आंगन में उसे दीप्ति दिखी, जिसने उसके आते ही दरवाज़ा खोला था। काफ़ी जल्दी नहीं आ गए? वो कुछ गुस्साई सी बोली। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें जागना पड़ा, कनिष्क बोला और दरवाज़ा बंद कर दिया। दीप्ति नाराज सी उसे देख रही थी, जिसका कारण उसे समझ नहीं आया। क्या हुआ? मैंने क्या किया जो मेरी मल्लिका आज इतने गुस्से में लग रही है? उसने प्यार से उसका चेहरा देखते हुए पूछा। तो दीप्ति ने उसे फ़ोन चेक करने को कहा। कनिष्क ने अपना फ़ोन चेक किया तो वो स्विच ऑफ था। दीप्ति, इस समय तुम इनके साथ क्या बात कर रही हो? पवन जी की सख्त सी आवाज़ सुन दोनों चौंके। दीप्ति तो घबराई नज़रों से कनिष्क को देखने लगी। दीप्ति बोली, पापा वो क्या बात है और इतना अटक क्यों रही हो? उन्होंने अपनी नज़रें उस पर जमाए हुए ही पूछा। अंकल जी, मैं बाहर गया था, शायद ये यहीं थी, तो मेरे आने पर इन्होंने दरवाज़ा खोला। बस वही मैं कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई जो थोड़ा सा लेट हो गया। कनिष्क उसकी बात पूरी करता हुआ संभाल कर बोला तो उन्होंने सिर हिलाया। जाओ अब अपने कमरे में आराम करो, उन्होंने दीप्ति से कहा तो वो जल्दी से आगे बढ़ गई। उसके कुछ देर बाद कनिष्क भी अपने रूम में गया और जाते ही फ़ोन चार्जिंग में लगाया। मुझे तो बहुत डांटना होता है, मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊँ या मैसेज का रिप्लाई ना दूँ तो, लेकिन खुद का तो कभी नहीं देखते। मैं इतनी देर से यही सोच रही कि इतनी देर क्यों लगा रहे। कॉल किया तो फ़ोन नहीं लग रहा था, बड़े आए मुझे मानने वाले। कल जाना है, लेकिन ये नहीं कि थोड़ा सा वक्त साथ में गुजार लें। वो बड़बड़ाए जा रही थी कि उसके फ़ोन पर मैसेजेस आने शुरू हो गए, जो कनिष्क के ही थे। तो मेरी मल्लिका इस बात पर नाराज़ है? सॉरी मैडम जी, फ़ोन चार्ज करना भूल गया था। मुझे भी भूल जाना किसी दिन। दीप्ति, बकवास मत किया करो, मैं ही तो बकवास करती हूँ हमेशा। खाना क्यों नहीं खाया? किसने कहा कि मैंने नहीं खाया, और क्यों नहीं खाऊंगी? किसी के कहने की क्या ज़रूरत है जब मुझे पता है तो। तुम तभी चिड़चिड़ी होती हो जब तुम्हें इतनी भूख लगी हो, तो अब बहाने बंद करो और लड़ना भी। बताओ क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं थी। सच सुनना है मुझे? मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकी। तुम कल चले जाओगे और तुमने बोला था कि तुम्हें मेरे हाथ से बना हुआ खाना चाहिए। ये एहसान, इतनी सी बात पर तुमने खुद ही खाना नहीं खाया, ये गलत है ना? और रही बात मेरे कहने की, तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तुम मुझे अभी नहीं खिला सकती तो क्या हुआ? शादी के बाद रोज़ खिलाना, वो भी अपने हाथों से, समझी? टेस्ट तो मैंने कर ही लिया है, कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। कब? जब तुमने अपना खाना शेयर किया था पहले दिन। ये सुनते ही दीप्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हो। पता होता तो साथ खाते ना, एक ही प्लेट में। भाग। अच्छा सुनो, पहले जाकर खाना खा लो, थोड़ा सा ही सही। वो वापस से उसे मैसेज करके कहा तो दीप्ति को उसकी ज़िद के आगे मानना ही पड़ा। दीप्ति सुबह स्कूल जाने को रेडी थी, लेकिन आज मौलिक नहीं आया, जिससे उसे कुछ हैरानी हुई। वो अधिकतर ही आ जाया करता था उसे लेने। क्या हुआ, खड़ी क्यों है? जाना नहीं है क्या आज? संभव ने उसे खड़े देखकर सवाल किया। जाना है, चल छोड़ देता हूँ, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ, संभव ने कहा तो दीप्ति ने मुस्कुराकर हामी भरी और उसके साथ ही स्कूल के लिए निकल गई। आज स्कूल में भी मौलिक ने उससे बात नहीं की, इग्नोर ही किया। ये सब दीप्ति को काफ़ी अजीब लग रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया एक ही दिन में। तभी उसे कनिष्क का ख्याल आया। क्या उसने ही कुछ किया है? उसे डाउट हुआ। मिस, एक बच्ची की आवाज़ पर दीप्ति ने अपनी सोच को विराम दिया। हाँ बेटा बोलो, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, वो मुस्कुराते हुए बोली तो दीप्ति भी हल्का सा मुस्कुराई और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, आज फिर से आपने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया ना? ये सुन वो सिर झुका ली और अपनी जीभ दांतों तले दबाई। आखिर उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। बेटा, गलत बात है ना? आप पढ़ाई नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी अपनी लाइफ में? मैंने आपको सिखाया है ना कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। क्या आपका मन नहीं होता कि आपके मम्मी पापा को आप पर गर्व महसूस हो? अगर आप पढ़ाई करोगी तभी आपको हर बात की समझ होगी। और आपके मम्मी पापा आपकी स्टडी पर इतना खर्च कर रहे हैं, क्या उसे बेकार जाने दोगी? दीप्ति ने बहुत ही प्यार से उसे समझाते हुए कहा तो उसने इनकार में सिर हिला दिया।
सॉरी मिस, मैं अब से अपना सारा वर्क करूँगी और मन लगाकर पढ़ाई भी करूँगी, पक्का। वो उदास होकर बोली। तो फिर उदास होकर नहीं, खुश होकर पढ़ाई करो, समझी? दीप्ति बोली तो उसने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं, कोई प्यार से उन्हें कुछ भी बोल दे वो झट से तैयार हो जाते हैं। और दीप्ति का नेचर तो था ही ऐसा, बिल्कुल साफ दिल की। बच्चों को सज़ा देने के बजाय वो उन्हें समझाना सही समझती थी। यही वजह थी कि बच्चों की चहेती बन गई थी वो। मैडम, कोई आपसे मिलने आया है, स्कूल के पियून ने आकर बताया। मुझसे मिलने कौन आया होगा, वो मन ही मन सोची। आप लोग पढ़ाई कीजिए, शोर बिल्कुल भी नहीं करना, मैं आती हूँ, कहकर वो पियून के साथ क्लास से बाहर आई तो देखा वेटिंग एरिया में कनिष्क बैठा था। वो तेज कदमों से उसके पास पहुँची। तुम यहाँ? जा रहा था, थोड़ी देर में फ़्लाइट है, तुम्हारे घर आते तक लेट हो जाता, बस इसलिए सोचा तुमसे मिलता जाऊं। उसका इतना कहना था कि दीप्ति की सारी खुशी गायब हो गई और आंखें पनीली हो उठी, जो कनिष्क से छुप ना सकी। थोड़ा सा टाइम हो तो मैं स्कूल से हाफ डे ले लूँ, उसने अपनी आंखें की कोर उससे छुपाकर साफ करते हुए पूछा। कनिष्क ने घड़ी में टाइम देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। वो प्रिंसिपल ऑफिस में गई और 10 मिनट बाद अपना बैग लेकर उसके पास आई। उन्होंने ऑटो लिया और एक रेस्टोरेंट में आकर रुके। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोश सी उसे देख रही थी। वहीं कनिष्क भी समझ रहा था उसकी खामोशी और आगे बढ़कर दीप्ति को अपने सीने से लगा लिया तो उसकी सिसकी कनिष्क को सुनाई पड़ी। उसने नहीं रोका उसे और रोने दिया। जल्दी आना। वो जब शांत हुई तो उससे अलग होकर बोली। कनिष्क ने उसके आंसू साफ किए और उसका चेहरा थामते हुए उसके माथे को जैसे ही अपने होठों से छुआ, एक ठंडक सी दोनों के कलेजे को महसूस हुई। आंसुओं की एक बूंदें दीप्ति के गालों पर आकर गिरी। प्लीज़ यार, मैं नहीं जा पाऊँगा ऐसे, वो उसके गाल को सहलाते हुए बोला। मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ये हमारी पहली मुलाकात के साथ आखिरी मुलाकात तो नहीं। मैं कहती नहीं, लेकिन बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बगैर। चुप। उसने दीप्ति के लबों पर अपनी हथेली रख रोक दिया तो वो उसकी आंखों में देखने लगी। भरोसा है ना मुझ पर? उसके पूछने पर उसने हाँ में गर्दन हिलाई। कनिष्क बोला, तो बस इंतज़ार करना मेरा, बहुत जल्द तुम्हारे काबिल बनकर आऊँगा और फिर तब अंकल जी से तुम्हें मांग कर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन तब तक तुम्हें मेरी मल्लिका का ख्याल रखना होगा, रखोगी ना? मल्लिका, ये क्यों बोलते हो? पहले तो नहीं बोलते थे। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। दिल पर कब्जा करके, धड़कनों पर अपना नाम लिखकर, मेरा चैन सुकून सब अपने नाम करके, वो पूछती है कि मल्लिका क्यों कहता हूँ। शर्मीली सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, जो छुपाने के लिए वो वापस से कनिष्क के सीने में अपना चेहरा छुपा ली। और ये देख, वो हंस दिया। इसी के साथ उसने सेल्फी क्लिक की। ये तुम्हारे लिए हमारी फर्स्ट मीटिंग का गिफ्ट, कहकर उसने अपने सामान में से एक बैग निकाल कर उसे पकड़ा दिया। पर क्या ज़रूरत थी इसकी, और है क्या इसमें? वो बोली। हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कुछ बस याद के लिए भी होती है, वो उसकी नाक पर टैप करते हुए बोला। तभी उसका फ़ोन बजा, जो उसने कट कर दिया। दीप, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरा जाने का टाइम हो गया। कनिष्क भारी मन से बोला। मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ, वरना फ़्लाइट मिस हो जाएगी। उसने मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। आई लव यू, ध्यान रखना अपना, कहकर वो एक भी मिनट बिना रुके चला गया, क्योंकि वो खुद ही अपने इमोशंस को नहीं संभाल सकता था। अब आंखें कभी भी बह सकती थी उसकी, और ये दिखाकर वो दीप्ति को और कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहता था। दीप्ति, देख ये वाला लहंगा कैसा है, अच्छा लग रहा है ना तेरे ऊपर? वैसे भी डार्क पिंक बहुत अच्छा लगता है, दीदी ने कहा। जो आपको ठीक लगे, उसने बस छोटा सा जवाब दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसे कैसे, जो मुझे ठीक लगे? तेरी शादी का लहंगा है तो तुझे पसंद होना चाहिए, या फिर अपने दूल्हे की पसंद का ही लेना हो तो उसे बुलाऊं? दीदी ने उसे छेड़ते हुए कहा, पर दीप्ति कुछ नहीं बोली। अच्छा, ये वाला देख कैसा है? जीजू ने एक दूसरा लहंगा उसके सामने करते हुए पूछा। जीजू, ये ठीक है। दीप्ति ने एक बहुत ही सिंपल गोल्डन लहंगा उठाते हुए एक तरफ रख दिया।
अरे पागल हो गई है क्या, शादी है तेरी और तू दुल्हन बनेगी इस सिंपल से लहंगे को पहनकर, दीदी उसे डपटते हुए बोले। कुछ देर तक शॉपिंग करने के बाद वो मॉल से बाहर निकले ही थे कि मौलिक की गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। ये देखो कितनी फिक्र है आजकल के बच्चों की, एक दूसरे की शादी हुई नहीं लेकिन पतियों जैसे हर जिम्मेदारी उठाई जा रही है। जीजू हंसते हुए बोले तो मौलिक ने दांत दिखाए। तुम दोनों को वक्त गुजारना हो तो साथ चले जाओ, मैं और तुम्हारे जीजू टैक्सी से चले जाएंगे, दीदी ने कहा। थैंक यू दीदी, आप फिक्र मत कीजिएगा, बस आधे एक घंटे में मैं छोड़ दूंगा दीप्ति जी को घर, मौलिक मुस्कुराते हुए बोला। उन दोनों के जाने के बाद अब बस दीप्ति और मौलिक ही रह गए थे यहाँ। दीप्ति, मेरे बिना ही शॉपिंग हो रही है, शादी लहंगे तक का तो ठीक था लेकिन फर्स्ट नाइट की शॉपिंग तो अपने वुड बी हस्बैंड के साथ करनी थी, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए वो बेशर्मी से बोला। दीप्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दोनों हाथों को आपस में मसलती रही। 6 महीने 8 दिन 2 घंटे 15 मिनट वो बोली तो उसकी भौहें सिकुड़ी। और तुझे आज भी अपना वो आशिक याद आता है? तुझे क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिसने इतने महीनों में हाल तक नहीं पूछा वो आएगा? वो शैतानी मुस्कुराहट देते हुए बोला। कुछ ठीक हो या ना हो पर तुम बस मुझे हासिल कर सकते हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए इतनी सी भी जगह नहीं बन पाएगी, वो जवाब दी। लेकिन बदले में मौलिक ने बस उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचता हुआ वापस से मॉल में लेकर बढ़ गया। हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी था, बस इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते? अरे बेबी, ऐसी कोई बात नहीं, बहन की शादी है कुछ दिनों बाद तो बस उसी में बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, फिर माफ़ किया। संभव किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर, तभी उसे दीप्ति आती हुई दिखी। उसका उतरा चेहरा देख उसने आंखों से ही पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो वो नामे सिर हिला अपने रूम की तरफ बढ़ गई। संभव कहीं बाहर नहीं था, आंगन में ही बात कर रहा था और उससे कुछ दूरी पर ही सुमित्रा जी कुछ काम कर रही थी। पर क्या दीप्ति भी ऐसे बात कर सकती थी फ़ोन पर? क्या उसे भी इतनी आज़ादी थी? उसकी ज़िंदगी की जो एकमात्र खुशी थी, उसका प्यार, वो भी तो 6 महीने पहले छीन लिया जा चुका था। अब तो बस वो जिंदा थी, शायद ही किसी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा होगा। ऐसा ही ना हमारा समाज, जहाँ लड़की की छोटी से छोटी बात, उसका तरीका, उसके काम लोगों को इतनी जल्दी दिख जाते हैं और उसे जज किया जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे को बिगड़ा हुआ जानकर भी कुछ नहीं कहते, कभी नहीं रोकते। उसके छोटे से ड्रामे पर उसे हर छूट दे दी जाती है और गलत कौन कही जाती है? बस लड़की। दीप्ति रूम में आई और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने गाल को छुआ जहाँ कुछ देर पहले मौलिक ने किस की थी। वो उसे रगड़ने लगी और नाखून से कुरेदने लगी, जैसे उसका एहसास मिटाना चाहती हो। वो खुद से ही नहीं बर्दाश्त होती थी उससे, उसकी बातें भी। और यहाँ तो वो उसे छू चुका था। कोई नहीं था उसके पास जो उसका हाल पूछता, उसके दिल में चल रही बातों को समझता। मासी, किसी की मीठी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो पलट कर उस तरफ देखा। दीदी की 3 साल की बेटी कीर्ति थी। मासी, चोट? वो अपनी तोतली जुबान में दीप्ति के गालों की तरफ इशारा करके बोली, जहाँ उसकी स्किन एकदम रेड हो गई थी उसके रगड़ने से। हाँ एंजल, आपकी मासी को बहुत चोट लगी है, मेरा बच्चा, पर आदत हो चुकी है अब तो इसकी, वो तड़प कर बोली और उसे गोदी में उठा लिया। मासूम कीर्ति ने उसके गाल पर हाथ रखा और सहलाया तो दीप्ति को महसूस हुआ जैसे कनिष्क उसे टच कर रहा है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कीर्ति ने वहां चूम लिया। दीप्ति ने उसे सीने से लगा लिया। मासी, मुझे चॉकलेट चाहिए, वो दीप्ति के चेहरे को छूती हुई बोली। आपकी मासी ने आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाई हैं, चलो आपको देती हूँ। वो गहरी सांस लेकर उसे पलंग के पास लेकर गई और वहीं बिठाया। फिर एक बॉक्स से चॉकलेट्स निकाल कर उसे दे दी। कीर्ति चॉकलेट्स खाने लगी। उसने अपने पूरे चेहरे पर चॉकलेट्स लगा ली थी, जो देख दीप्ति हल्का सा मुस्कुराई। उफ, ये लड़की यहाँ भाग कर आ गई, इसने अभी तक दूध भी नहीं पिया और इधर उधर भागने लगी, परेशान करके रख देती है मुझे। आराधना, दीप्ति की दीदी, जो कीर्ति को ढूंढते हुए वहाँ आई थी, आते ही बोली। बच्ची है दीदी, वो धीरे से बोली। तभी आराधना की नज़र दीप्ति के बिस्तर पर रखी डायरी पर गई और वो उसके चेहरे पर गौर की। दीप्ति, ये क्या हुआ तेरे गाल पर? वो कुछ परेशान सी सवाल की। सुबह तक तो नहीं था।
वो दीदी पता नहीं कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। दीप्ति, पापा और बाकी सब ने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है बेटा, ये प्यार वार जैसा कुछ नहीं होता। आज के टाइम में तो किसी और के लिए खुद को दर्द क्यों दे रही है। मौलिक को एक बार मौका देकर तो देख, वो बहुत अच्छा है, तुझे खुश रखेगा। और वो लड़का इतनी दूर से है, उसके बारे में तू उतना ही जानती थी जितना उसने तुझे बताया था, फिर क्यों इतना भरोसा है तुझे उस पर। जो आज भी नहीं मानती पापा के फैसले को, वो उसे समझाते हुए बोली। दीप्ति चीखना चाहती थी, चिल्लाकर बताना चाहती थी कि कैसे कह दे वो उस शख्स को गलत, जिसने इतने दिन यहाँ रुक कर उसने कितनी बार मिलकर भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखा था। उसका टच, उसका साथ कभी उसे अनकंफर्ट महसूस ही नहीं होने दिया। नहीं होता दिल को कभी उस पर शक। उसके जितना अच्छा कभी इसने किसी को माना ही नहीं। सब उसे बोल रहे हैं कि वो उसे गलत समझे, लेकिन क्या किसी ने उसके प्यार को सही समझने की कोशिश की। उसके मन में बहुत कुछ उमड़ पड़ा, लेकिन वो चुप रही, नहीं बोल पाई ये सब कुछ, क्योंकि बोला भी वहाँ जाता है जहाँ सुनने समझने को कोई तैयार हो। मान ही तो रही हूँ दीदी, उसने सिर झुकाकर कहा। खुश रहा करना, फिर ऐसे गुमसुम सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मेरी बहना, वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। कभी कभी ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि वो होता है जो तकदीर ने हमारे लिए सोच रखा होता है। और शायद यही हो रहा था दीप्ति की ज़िंदगी में। उसने भले ही कोई ख्वाब न सजोए रहे हों, लेकिन कनिष्क ने उसे अपने साथ एक अलग सी ज़िंदगी दिखाई थी। कब से आवाज़ दे रहे, सुनाई नहीं देता क्या तो का? सुमित्रा जी की तीखी आवाज़ कानों में पड़ते ही दीप्ति झट से बिस्तर से उठ बैठी। रात तो नींद आई नहीं थी, बस सोचते हुए निकली थी, लेकिन सुबह के पहर ज़रूर आंख लग गई थी उसकी, जिस वजह से वो अभी तक सोती रही, वरना तो सबसे पहले ही उठ जाया करती थी। सॉरी मम्मा, वो उठते हुए बोली। आराधना ने सारा नाश्ता अकेले ही बनाया, छोटी सी बिटिया को छोड़कर, और तेरी आँख ही नहीं खुल रही। अरे बहुत आराम फरमा लिया महारानी, अब बख्श दो हमको, वैसे भी तुम्हारे वो पापा पागल हुए पड़े हैं, सब तोरे ऊपर ही लुटाने को तैयार बैठे हैं। एक बेटवा है, लेकिन नाई वो के लिए तो कुछ नहीं बचा कर रखेंगे। वो गुस्साते हुए उस पर बिगड़ उठी थी। मम्मा क्या है यार, सुबह सुबह आप क्लेश मत करो, अभी तो बिस्तर से भी नहीं उठी हो और आप शुरू हो गई। बस वैसे भी शादी के बाद वो चली जाएगी इस घर से। अपनी माँ की आवाज़ सुन संभव वहाँ आता हुआ बोला। हाँ, बस हमरे ही बोलने से तकलीफ़ है घर में सबका, वो कुछ गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। नो मम्मा, आप तो बहुत प्यारी हो। वो उनके गले से लिपट गया और दीप्ति को भी इशारा किया, लेकिन वो डरती हुई इनकार में सिर हिलाई। अरे आ ना कहकर वो दीप्ति को भी खींच कर सुमित्रा जी की दूसरी बाजू उस पर रख दी। उन्होंने बेमन से ही सही उसके सिर पर हाथ फेरा, जिस पर संभव मुस्कुराया। का बात है, हमारी आंखें खराब हो गई है कि सच में ये नज़ारा हमारी आंखों के सामने है? पवन जी की बात पर संभव और दीप्ति मुस्कुराए और सुमित्रा जी से अलग हो गए। मार लिए आप ताना, कुछ और बाकी हो तो वो भी कह दीजिए, वो तिलमिलाई सी बोली, जिस पर पवन जी ने जोर से ठहाका लगा दिया। नहीं भाग्यवान, तुम तो बड़ी जल्दी गुस्से से बाहर आती हो, बस तुम्हारा ये ममता भरा रूप बहुत कम ही देखने को मिलता है, इसलिए मजाक में कह दिए हम, वो शांत भाव से बोले। तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। का हुआ, कुछ चाहिए था क्या आपको? सुमित्रा जी ने उनसे पूछा तो वो उन्हें बाहर बुलाए और वो चली गई। दीप्ति, वो कनिष्क की कॉल आई थी मेरे पास। संभव का इतना कहना था कि दीप्ति की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी कॉल तुम्हारे पास कैसे? वो कुछ परेशानी से पूछी। प्यार करती है उससे? वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ पूछा। संभव, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, तो तू भी इनमें मत पड़, वो नज़रें चुराते हुए बोली। दीप्ति, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तू एक बार बात करके तो देख, क्या पता सब ठीक हो जाए। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा और ये शादी रोक देगा। संभव ने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे भी बता दिया था, और तुम जानते ही हो मेरी मजबूरी, फिर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? वो नहीं समझ रहा, इसमें उसकी गलती है। मैंने तो पहले ही उसे बताया था कि हमारा साथ कभी भी मंजूर नहीं किया जाएगा। वो जिस लहजे में बोली, संभव उसे देखता ही रह गया। दीप्ति के चेहरे से लग रहा था जैसे कनिष्क से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, लेकिन दिल ही जानता था कि पल पल मर रही है वो।
देख दीप्ति, मेरा फ़र्ज बस तुझे बताना था, लेकिन जब तू खुद ही कुछ नहीं करना चाहती तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कहकर संभव वहाँ से चला गया। दीप्ति ने कबर्ड खोला और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें एक जोड़ी बहुत ही खूबसूरत पायल थे और उसी के साथ एक बैग निकाला उसने जिसमें ब्लैक कलर का एक सूट था। ये दोनों चीज़ें उसे कनिष्क ने दी थी जब उससे मिलने आया था। वो काफ़ी देर तक उस कपड़े पर हाथ फेरती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें जैसे ही टपकी। उसने एक सिसकी भरते हुए वो सब वापस से कबर्ड में रख दिए और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, पर मैं नहीं कर सकती कुछ, बहुत मजबूर हूँ। तुम्हें भी संभव की तरह मैं गलत लगती होंगी ना, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं लड़ पाई अपने प्यार के लिए। हाँ सच में बहुत कमज़ोर हूँ मैं। नहीं है मुझे हक तुम्हारा प्यार पाने का, वो मन ही मन बोली और ख़ुद को शांत करके नहाने चली गई। सुमित्रा, कपड़े तो आ गए हैं शादी के लिए, बाकी गहने भी हो ही गए, बस गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। हम सोच रहे हैं उन हरिया के पास वाला जो खेत है वो गिरवी रख दें, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। एक मिडिल क्लास फैमिली में कितना भी क्यों ना हो, लेकिन बेटी की शादी में कम पड़ ही जाता है। आपको करना तो अपने ही मुताबिक है, फिर हमसे काहे पूछ रहे हैं। सुमित्रा, पत्नी हो तुम हमारी तो कैसे ना पूछें, बताएं कुछ। तो गाड़ी की ज़रूरत ही का है, कुछ अपने लिए भी बचा कर रखिए। वो लोग मांग किए हैं क्या? नहीं, रमन तो मेरा दोस्त है, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आजकल के बच्चों का तो तुम जानती ही हो, मौलिक जिद पर अड़ा है कि उसे गाड़ी चाहिए। आपको पहले ही सारी बातें साफ साफ कर लेनी चाहिए थी ना। अब तो सगाई हो चुकी है, कैसे भी करके करना ही होगा। जॉन, कुछ वो लोग चाहेंगे, सुमित्रा जी ने कहा। पवन जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से बोले। परेशान मत हो तुम, हम हैं अभी अपने बच्चों के लिए, बहुत जल्द छुड़ा लेंगे खेत, और देखना हमरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो राज करना तुम। ये सुन वो थोड़ा सा मुस्कुराई। तब तक आराधना की आवाज़ सुनाई पड़ी जो सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी। दीप्ति, वो मौलिक का फ़ोन आया है, ले बात कर ले, आराधना ने दीप्ति को बुलाते हुए कहा। दीप्ति कीर्ति के साथ खेलने में लगी थी। जी दीदी, कहकर दीप्ति ने आराधना और एक तरफ जाकर कान से लगाया। हालांकि उसका बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो मना भी तो नहीं कर सकती थी। हेलो। उफ, आवाज़ सुनकर ही लगता है कि जैसे कानों में किसी ने शहद घोल दी हो। अगर आपको यही घटिया बातें करनी है तो हमें कॉल मत किया कीजिए। दीप्ति जी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ख्याल रखा कीजिए अपना, शादी होने वाली है हमारी, निखार तो रहना चाहिए दुल्हन के चेहरे पर। दीप्ति उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली, बस मुट्ठियाँ भींच ली। शाम को मुझे मिलना है तुमसे। मैं नहीं आऊँगी, शादी में डिमांड बढ़ेगी, सोच लो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और इसका डेमो तो आप देख ही चुकी हैं दीप्ति जी। तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तारीफ़ के लिए शुक्रिया, मैं इंतज़ार करूँगा गुड्डू की दुकान पर। प्लीज़ कोशिश करो समझने की, ऐसा मत करो। बाय दीप्ति जी, ख्याल रखना अपना। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। बाकी के बचे हुए दिन हवा की तरह गुजर गए। दीप्ति को मौलिक की कही हर बात माननी पड़ी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना उसके पास। और आज उसकी हल्दी थी, सुबह से ही घर में चहल पहल थी। तुमने देखा गिफ्ट खोलकर, कैसा है, पसंद आया क्या? कनिष्क जो कि कोलकाता जा चुका था, वो इस वक्त दीप्ति से चैटिंग कर रहा था। बिल्कुल भी नहीं, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना सब लेने की, वो सूट ही कितना प्यारा है, और फिर तुमने पायल भी खरीदी, क्यों? मुझे पायल की आवाज़ बहुत पसंद है, मैं तो अपने हाथों से ही तुम्हें पहनाना चाहता था। झूठे हो तुम, अगर इतना ही होता तो कहते ना, अब तक मेरे पैरों में पहना चुके होते। बड़ी जल्दी है मेरी मल्लिका को, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस तुम्हें देखकर और तुम्हारे टच से मेरा ईमान डोल जाता है, तो कुछ भी हो सकता था आगे। छी, कितने बेशर्म होते जा रहे हो तुम, कुछ भी बोलते हो। कुछ भी कहाँ बोला मल्लिका, बस अपने दिल की बात ही तो कही है। अच्छा दीप, अपनी एक पिक भेजो अभी की। और वो क्यों, हमने साथ में क्लिक तो की थी पहले, जब तक नहीं मिले थे नहीं देखना होता था मुझे, और अब पिक। पहले हो जाता था गुजारा, लेकिन मिलकर तड़प और बढ़ गई है। वीडियो कॉल करूँगी बाद में, पिक तो नहीं भेजूँगी, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दीप्ति सुन, ये साड़ी तेरे ससुराल से आई है तो आज नहा कर इसे ही पहनना, चाची ने कहा।
स्नेहा ने दीप्ति से कहा तो जाकर इसकी तंदा टूटी। हाँ, कुछ कहा क्या तूने? दीप्ति ने उसे देखते हुए पूछा। ध्यान कहाँ है तेरा? मैं कब से बोले जा रही थी कुछ ना कुछ, और तू है कि सुन ही नहीं रही। मैं कह रही कि नहा कर ये वाली साड़ी पहन ले, थोड़ी देर में रस्म शुरू होगी। वो बोली तो उसने सिर हिला दिया। कुछ भी मत सोच, ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो तेरा अच्छा भी सोचा होगा। वो इतने निर्दयी नहीं है कि तेरी जिंदगी में सब बुरा ही करें। वो प्यार से उसके गाल से हाथ लगाकर बोली। मैं आती हूँ तैयार होके। वो बात करने से बचने के लिए साड़ी लेकर बाथरूम में चली गई। कनिष्क की यादें पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, जबकि जिंदगी तो बढ़ती ही चली जा रही थी। हल्दी के लिए तैयार होकर वो अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए खड़ी थी और खामोश सी उसे ही देखे जा रही थी। जब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसने गर्दन घुमाकर अपने बगल में देखा। पवन जी खड़े थे। तेरी माँ भी बहुत खुश होगी आज तुझे ऐसे देखकर। तू कितनी छोटी थी तब से तेरी शादी के सपने सजाती थी। हमेशा कहती कि अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूँगी, कोई भी कमी नहीं होगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। वो अपनी पहली पत्नी को याद करते हुए बोले। माँ क्यों नहीं है हमारे साथ? उसने अपने पापा को देखते हुए पूछा तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। हमेशा है बेटा, तेरी माँ तेरे साथ, हमारे आसपास। उदास मत हुआ कर, और कोई भी इच्छा हो तो ज़रूर बताना, मैं सब पूरी करने की कोशिश करूँगा। वो दीप्ति का सिर सहलाते हुए बोले। उससे उसकी इच्छा पूछ रहे थे, लेकिन और कुछ पसंद से मिलने का क्या फ़ायदा जब जीवन साथी ही अपनी पसंद का ना मिले। और इधर मौलिक, जिसने पीला कुर्ता पैजामा पहना था, मिरर में खुद को देख अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। बस 2 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ सीध के, उसके बाद हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी मिस दीप्ति मिश्रा, और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो उस रात को याद करने लगा जब कनिष्क उससे मिला था। कनिष्क जब खाना खाने के लिए बाहर गया था और दीप्ति ने उसे मौलिक के बारे में सब कुछ बता दिया था। कनिष्क खाना खाते हुए ही सोच रहा था कि क्या किया जाए, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जिस पर उसने अपनी नज़रें उस तरफ घुमाई। अरे भाई, क्या गजब का माल हाथ लगा है तेरे, सबसे अलग सी है वो, और क्या कमाल की दिखती है। लेकिन इतनी जल्दी मानेगी नहीं, तुझे बहुत पापड़ बेलने होंगे। मौलिक तिवारी नाम है मेरा। उसे और उसके बाप को झुकने पर मजबूर ना कर दिया तो कहना। पहले प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान जाए तो उसके लिए ही अच्छा है, वरना तू तो जानता ही है मौलिक का कमीनापन। कहकर वो हंस पड़ा। सही है यार, दीप्ति मिश्रा संग मौलिक तिवारी, अभी से कार्ड बनवाना शुरू कर देते हैं। दूसरा लड़का मुस्कुराते हुए बोला। पहले देखने तो दे साले की टेस्ट कैसा है उसका, तेरे भाई से शादी के लायक है भी या नहीं। मौलिक अभी इतना ही बोला था कि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा, जिससे उसके जबड़े तक हिल से गए और वो अचानक ऐसा होने से संभल नहीं पाया और गिर गया। कौन है बे जो अपनी औकात भूल गया है? वो गुस्से से तिलमिलाया, अपने होठों पर हाथ रखा जहां से खून निकल रहा था। तेरा बाप, वो जलती निगाहों से बोला कि एक झटके में मौलिक खड़ा हुआ और उसकी कॉलर पकड़ ली। बाप पर मत जा। और तू है कौन साला जो मुझसे पंगा ले रहा है? कौन सा तेरी बीबी को भगा कर ले गया हूँ मैं? वो भद्दी हंसी हंसते हुए बोला। बीबी को भगाना तो दूर की बात, नज़र उठाकर देखा है तूने मेरी दीप को? और इसकी सज़ा ही तुझे ऐसी मिलेगी कि इन पत्थर जैसी आंखों को उठाकर किसी लड़की की तरफ देखना भूल जाएगा। कहकर कनिष्क ने उसे एक लात कसकर मारा और फिर उसे बिना मौका दिए पीटता रहा। मौलिक के दोस्त ने कनिष्क को पकड़ा और एक लात उसकी पीठ में मारी तो उसने उसे भी दबोच लिया। कनिष्क यदुवंशी नाम है मेरा, और कान खोलकर सुन ले, मेरी दीप्ति को आइंदा से परेशान किया तो अगली बात से अपने पैरों पर जाने लायक भी नहीं बचेगा। कनिष्क मौलिक को कराहते हुए जमीन पर पड़ा देखकर बोला। उस वक्त तो मौलिक ने कह दिया था कि वो दीप्ति को परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने तो अपना बदला ले लिया मिस्टर मजनू, और तू कुछ भी नहीं कर पाया। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला और बाहर से आती आवाज़ों को सुनकर रूम से बाहर निकला। रस्म का मुहूर्त जो हो गया था। हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म हुई थी। दीप्ति के हाथों में मौलिक के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। जहां उसने कभी कनिष्क का नाम सोचा था, वहीं आज उसके हाथों में किसी और का नाम रचा था।
क्या बात है साली साहिबा, अभी से ही पति देव के ख्यालों में गुम हो गई। जीजू कब से सामने बैठे हैं, उनसे खाने तक का नहीं पूछा। जीजू मजाकिया अंदाज में बोले तो वो उनकी तरफ देखी। सॉरी जीजू, आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं भी लेकर आती हूँ, वो जल्दी से उठते हुए बोली। दीप्ति, वो मजाक कर रहे हैं, और वैसे भी अभी तेरी मेहंदी ठीक से सूखी नहीं है, तो तू कोई काम मत करना वरना मेहंदी खराब हो जाएगी, समझी। आराधना दी उसे समझाते हुए बोली। दीदी लाओ, आपको भी मेहंदी लगा देती हूँ, वरना आप बस काम में ही लगी रहोगी, स्नेहा बोली तो आराधना ने हाँ कहा और उसके पास बैठ गई। जीजू, संभव और पापा कहीं गए हैं क्या, दिख नहीं रहे सुबह से ही। हाँ कुछ काम था, आ जाएंगे जल्दी, तुम फिक्र मत करो, वो प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोले और बाहर चले गए। इतनी सूखी सूखी भी कोई रस्म होती है क्या, थोड़ा नाच गाना तो बनता है, वहीं बैठी एक औरत बोली। और फिर क्या था, लड़कियों के पाँव थिरकने शुरू हो गए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। गाना बजने लगा और सब इस गाने पर थिरकने लगे। आराधना, ई पकड़, तेरा फ़ोन कब से बजे जा रहा है, सुमित्रा जी फ़ोन लाकर उसे देते हुए बोली। किसकी कॉल है मम्मा, नया नंबर लग रहा, आप रिसीव करके स्पीकर पर डालिए, देखती हूँ फिर कौन है। उन्होंने वैसा ही किया और फ़ोन उसके सामने कर दिया। हेलो दी, कब से फ़ोन लगा रहा हूँ सबके, कोई रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ से संभव की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। संभव तू, और ये किसका नंबर है, गाना बज रहा था इसलिए सुनाई नहीं दिया, और इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, बोल क्या हुआ। पापा और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे थोड़ी चोट ही आई है, लेकिन पापा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ एम्बुलेंस से, आप जीजू को सिटी हॉस्पिटल भेज दीजिए। एक्सीडेंट, संभव मेरा बच्चा तू कैसा है, और तेरे पापा कैसे, क्या हुआ। सुमित्रा जी की आंखें भर आई थी, वो रूधे गले से बोली। मम्मा जीजू को भेजिए बस अभी, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। दामाद जी कहाँ गए, अभी तो यहीं थे ना, सुमित्रा जी घबराहट और परेशानी से बोली। मम्मा मैं देखती हूँ, कहकर आराधना बाहर की तरफ भाग गई। वहीं दीप्ति तो जैसे जम सी गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जहाँ अभी कुछ मिनट्स पहले तक शादी का खुशनुमा माहौल था, अब मातम में बदल चुका था, चारों तरफ बातें शुरू हो गई थी। मम्मा मैं इनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा, जो भी होगा कॉल करके बताऊंगी आपको। आराधना कुछ ही देर में जीजू के साथ अंदर आती हुई दिखी। नहीं तू यहाँ रुक, कीर्ति को तेरी ज़रूरत है, वैसे भी मुझे नहीं रुका जाएगा यहाँ, उन्होंने कहा। आराधना तुम ही रुक जाओ, मम्मी आप ही चलिए, जल्दी निकलना है हमें, जीजू बोले और आराधना को इशारा किया तो वो जल्दी से भागकर घर में रखे पैसे ले आई। सुमित्रा जी जीजू के साथ हॉस्पिटल चली गई, एक एक करके सारी महिलाएं भी अपने घर चली गईं। दीप्ति, आराधना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया तो दीप्ति होश में आई। अपने पास रखी रुमाल से उसने अपने हाथों की मेहंदी साफ कर डाली। दी मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, पापा और संभव वो दोनों, उन्हें ज़रूरत है मेरी, वो लड़खड़ाए शब्दों में बोली। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद हो चुका था। दीप्ति पागल मत बन, क्या कर रही है तू, मेहंदी साफ क्यों की, अब शगुन होता है, ये आराधना चिल्लाते हुए बोले। शगुन अब शगुन, अच्छा ही क्या हुआ है ये बताइए आप, कुछ भी ठीक हुआ है आज तक मेरी लाइफ में, और अब पापा भी इस हालत में हैं और मैं वहाँ जा तक नहीं सकती। क्यों दी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने बस पापा की खुशी के लिए, लेकिन अब अपने पापा को भी नहीं छोड़ सकती, उन्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकती मैं। वो रोते हुए अपने चेहरे को हथेली से ढक ली थी। उसकी हालत देख आराधना ने उसे गले से लगा लिया और शांत कराने लगी। हॉस्पिटल पवन जी को आईसीयू में ले जाया जा चुका था, वहीं संभव को भी काफ़ी चोटें आई थी तो उसकी भी मरहम पट्टी हो रही थी। वो दोनों आते ही संभव के पास गए। सुमित्रा जी का कलेजा मुँह को आ गया, उसकी हालत देखकर वो ठीक था, बस बाकी जाने कितनी चोटी लगी थी उसे जगह जगह पर पूरे शरीर में। संभव, वो रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लें। ठीक हूँ मैं, पापा को देखा आप सबने, वो कैसे हैं, वो धीमी आवाज़ में बोला। उनका इलाज हो रहा है, आईसीयू में है वो, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत मुश्किल है कि बच पाएँ वो। आप पैसे जमा करा दीजिए ताकि डॉक्टर अपना काम कर सके, नर्स बोली। तो एक बिजली सी गिर पड़ी सबके ऊपर। पैसों की इतनी भी कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन सारा कुछ दीप्ति की शादी में लग चुका था।
5 लाख रुपए जमा कराने के बाद ऑपरेशन शुरू होता उनका, और उसमें भी डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि बचने की उम्मीद महज 10% है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।